हाय गाइस, कबीरा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में आपने देखा था, इस चैप्टर्स के पिछले वीडियो में एक वीडियो आया था जिसमें आपको बताया गया था मानव से जन्म, और मानव के जन्म में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनके बारे में जिक्र किया गया था। और उसमें से एक जो टॉपिक था जिसका नाम था मानव में पुरुष में नर जन्म तंत्र। पुरुष में नर जन्म तंत्र कौन कौन से भाग होते हैं, उसके कौन से सहायक ग्रंथियां होती हैं, किस प्रकार वह लाभदायक होती है, वृषण की आकार, वृषण की संरचना, वृषण के कार्य और वृषण से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बताया गया था। अब इस वीडियो में आपको हम लेके आने वाले हैं मादा जन्म तंत्र, जो दूसरा टॉपिक जाएगा इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट, मादा जन्म तंत्र। मादा जन्म तंत्र को आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक चित्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें आपको एक छोटी सी मैं दो चित्र में बताऊंगा। उन दो चित्रों में प्रत्येक पार्ट्स को अलग अलग करके आपको दिखा दूंगा कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि जन्म के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। इनमें कौन से पार्ट्स का यूज कब होते हैं, कब विकास होते हैं, कब कैसे क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि मादा जन्म तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, कैसे कैसे भाग लेते हैं, तो बता दूं। सबसे पहले उसमें अंडाशय होते हैं, अंडवाहियां होती हैं, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथियां होती हैं। ये जो अंडाशय होती है इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है, इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि जो अंडाशय की प्रक्रिया की बात की जा रही है, जन्म तंत्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक मांसल सी संरचना दिखाई देती है जो लगभग नियर अबाउट 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर की लंबाई तक होती है। ये मांसल 3 स्तर की पेशियों से बनी होती है, जिसमें जो सबसे पहली प्राथमिक स्तर की पेशियां होती हैं, दूसरी आंतरिक स्तर की पेशियां होती है, जो तीसरी जो पेशियां होती है वो काफी लोचर और नर्म पेशियां होती हैं, जिनकी इंडिविजुअल जो देखा जाता है इस योनि द्वार के माध्यम से खुलता है, जिसमें श्लेष्मिक पदार्थ निकलता है। अब देखेंगे सबसे पहले इस जन्म तंत्र का जो पहला भाग होता है उसका नाम होता है अंडाशय, जो कि कुल मिलाजुला के एक जोड़ी होती है, जो मादा के वक्ष के निचले सिरों में एक लेफ्ट और एक राइट होती है। ध्यान दीजिएगा, मादा के वक्ष में एक लेफ्ट और दूसरी राइट और होती है। जो अंडाशय होती है, इस अंडाशय का आकार नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर मोटा होता है। जब स्त्रियां परिपक्व अवस्था में नियर अबाउट 14 साल की उम्र को क्रॉस करती है, तो उस प्रक्रिया में स्त्रियों के अंडाशय विकसित होने लगते हैं, और जैसे अंडाशय विकसित होने लगते हैं वह अंडाशय आपके अंडवाहियों से जुड़े हुए रहते हैं। इन अंडवाहियों का आकार, इन अंडवाहियों की जो लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, इनकी भी संख्या एक जोड़ी होती है। इस अंडवाहियों के दूसरे नाम से जानते हैं, जिनका नाम है फैलोपियन नलिकाएं। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं फैलोपियन नलिकाएं की लंबाई कितनी होती है, तो फैलोपियन नलिकाओं की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। या आपको ये भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि फैलोपियन नलिका क्या दूसरा नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है अंडवाहियां। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी कंडीशनों में कभी कभी स्त्रियों में इन फैलोपियन नलिकाओं के बंद हो जाने के कारण ये फैलोपियन नलिकाएं क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। जब फैलोपियन नलिकाएं क्लोज हो जाती है तो पुरुष योनि के द्वारा शुक्राणु को त्याग को पहुंचाता है, बट इन अंडाशयों में नहीं पहुंच पाते हैं, ये फैलोपियन नलिकाएं बंद हो जाती है। इसलिए वैसे स्त्रियां संतान उत्पन्न करने में काफी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, जो बेबी टेस्ट ट्यूब के द्वारा इन अंडवाहियों को काट करके प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा एक नया अंडवाहियां प्रवेश कराई जाती है, जिनके द्वारा इनके अंडाशयों की क्रियाएं एक्टिव हो जाती है और वह पुनः गर्भ धारण करने की संभावना रखती है। इसके अलावा हम जानते हैं गर्भाशय होती है, जो
सबसे पहले जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो निषेचन की प्रक्रिया आपके अंडाशय से स्टार्ट होकर 24 घंटों के बाद वह आपके जो नवजात भ्रूण होता है वह गर्भाशय में पहुंचता है। इन गर्भाशय को बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन गर्भाशय के अंतर्गत जब प्लांटेशन होता है, इंफ्लाटेशन के दौरान जब नवजात शिशु बनने लगता है तो उसमें एक अपरा बनता है और अपरा बनने के दौरान हार्मोन विकसित होने लगते हैं। यहाँ से मुख्यतः 3 प्रकार के हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिवेशन होते हैं। तो सब उसमें पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन। जब स्त्रियां 14 साल की उम्र क्रॉस करती है तो जब गर्भाशय का निर्माण होने लगता है तो गर्भाशय के निर्माण के समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सबसे अधिक किफायती हार्मोन के तौर पे काम करता है। इस हार्मोन के द्वारा इसमें प्लांटेशन होने लगते हैं। जब इम्प्लांटेशन होने लगते हैं तो तीसरा हार्मोन वहां पे एक्टिव हो जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब बनने की प्रक्रिया होती है तो वहां पे एक अपरा बनता है। इस अपरा का पूरे अच्छे तरीके से आपको चैप्टर नंबर 2 के चौथे वीडियो में आपको बताया जा चुका था। आपको अगर अपना समझ में आए तो ठीक, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको फिर से दोबारा बताया जाएगा। फिलहाल याद रखिए, जो बच्चेदानी होता है इस बच्चेदानी के अंतर्गत बच्चे का प्रत्यारोपण होने लगता है। प्रत्यारोपण के दौरान ये जो प्रक्रियाएं होती है यह प्रक्रिया काफी सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव होने पर एस्ट्रोजन उसको गर्भधारण के दौरान बच्चों को एक नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। इसमें एक आता है नाभि रज्जु। नाभि रज्जु बच्चे के शरीर का पालन पोषण करने का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है जो मादा के गर्भनाल में जुड़ा हुआ रहता है, जिससे बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड की पूर्ति की जाती है ताकि बच्चे का सही मायने में पोषण हो पाता है। इसके दौरान एक योनि की चौथा जो प्रक्रिया होता है योनि होता है। योनि को स्त्रियों का संभोग द्वार भी कहते हैं। इसके द्वारा स्त्रियों के से कई प्रक्रियाएं की जाती हैं। पहली प्रक्रिया ये की जाती है, यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं। वह तरल पदार्थ आपके किस बर्थोलिन सहायक ग्रंथि से डिपेंड करता है। बर्थोलिन सहायक ग्रंथियां मैथुन क्रिया के दौरान श्लेष्मिक पदार्थ का स्राव करती है, जिनके द्वारा इनकी मांसपेशियों को कोई क्षति नहीं पहुंचता है। इस योनि द्वार के माध्यम से आपके यूरिन की भी मात्रा त्याग की जाती है। उत्पन्न करने के दौरान आपके संतति उत्पन्न में भी सहायक होती है और मैथुन क्रिया में भी सहायक होती है। यह स्त्रियों की अलग अलग उम्र में अलग अलग साइज की संभावना बनने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसमें आपके सबसे लास्ट वाली जो ग्रंथियां होती है सहायक ग्रंथियां। यानी मादा जनन तंत्र को विकसित करने के लिए कुछ ग्रंथियां होती है जो उनको इन्फ्लाटेशन करती है, इनको उत्पन्न करती है, इनको विकास करती है। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है। तो मुख्यतः 2 ही सहायक ग्रंथियां होती है, जिसमें पहली सहायक ग्रंथि होता है बर्थोलिन सहायक ग्रंथि। पहली सहायक ग्रंथि में ध्यान दीजिएगा, बार्थोलिन सहायक ग्रंथियां। दूसरा आपका होता है अस्तर ग्रंथियां। जिस प्रकार नर में काउपर ग्रंथि कार्य करता है, काउपर ग्रंथि सेम वही कार्य स्त्रियों में बार्थोलिन ग्रंथियां भी कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार नर में काउपर ग्रंथि कार्य करती है सेम उसी प्रकार स्त्रियों में बार्थोलिन ग्रंथियां कार्य करती है। ये बार्थोलिन ग्रंथियां जनन अंग के वृद्धि व विकास करने में सहायक होती है। ये बार्थोलिन ग्रंथियां जनन अंग को वृद्धि व विकास करने में सहायक होती है।
जिसके कारण संपूर्ण संरचना जैसे अंडाशय, अंडवाहिया, गर्भाशय, योनि इत्यादि का विकास होता है। दूसरा आपका होता है स्तन ग्रंथियों। स्तन ग्रंथियों के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। स्तन ग्रंथियां स्त्री व पुरुष दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन पुरुषों में यह स्तन ग्रंथियों का विकास बहुत अधिक नहीं हो पाता है, जबकि स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों का विकास बहुत अधिक होता है। इसका मेन वजह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 14 साल की उम्र में जब यह हार्मोन उत्पन्न होते हैं तो स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है। स्त्रियों की स्तन ग्रंथियां 15 से 20 पालियों में बटा हुआ रहता है। स्त्रियों की स्तन ग्रंथियां 15 से 20 पालियों में बटा हुआ रहता है। प्रत्येक पालियों में कोटर लगे हुए रहते हैं, जिन कोटर में आपकी वसाओं से घिरी हुई एक परत होती है जिसे निपल्स के नाम से जानते हैं। वसाओं से घिरी हुई निपल्स से ब्लड के सेक्रेशन के माध्यम से दुग्ध का निर्माण होता है, जिससे उत्पन्न दुग्ध संतान की उत्पत्ति के समय लाभदायक होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, स्तन ग्रंथियां होती है, स्तन ग्रंथियों से जो दुग्ध ग्रंथियों की संख्या जो होती है, इसमें एक हार्मोन कार्य करता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो संतति उत्पन्न होने के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं होता है। यही वजह होता है कि स्त्रियों के स्तन से संतति उत्पन्न करने के बाद ही दुग्ध स्राव होते हैं, उससे पहले दुग्ध स्राव होने की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन किसी किसी कारणों में कभी कभी हो जाता है, जो सिंड्रोम की कमी या अधिकता के कारण होती है, जो एक भयानक रोग यानी कैंसर का भी कारण बन सकता है। अब हम देखेंगे कि जब स्तन ग्रंथियों का विकास होता है तो स्तन ग्रंथियों के विकास के जब संतति उत्पन्न होती है तो उस प्रक्रिया के दौरान सबसे बड़ी बात यह होती है कि उत्पन्न जो प्रथम बार जो उत्पन्न होता है उसको हम खीस कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। जब कोई स्त्री की जनन तंत्र विकास होता है, जब वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करती है, तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान मादा की स्तनों से पहली बार जो दुग्ध स्राव होता है, इसे हम खीस कहते हैं। जिसकी डिफिनेशन एक बार सुन लीजिएगा। नवजात शिशु उत्पन्न करने के तुरंत बाद या नवजात शिशु उत्पन्न होने के बाद मादा की स्तनों से स्रावित होने वाला तरल पदार्थ को खीस कहते हैं। यह खीस में 25 गुना अधिक प्रोटीन होता है सामान्य दूध की अपेक्षा। इसलिए यह जो बच्चों की प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाते हैं और इसके अलावा जो इसके पेट में जो एनर्जेटिक जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थ को ये बाहर करने का कार्य करते हैं। खीस नवजात शिशु के लिए अत्यंत उत्तम होते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और प्रतिरोधक क्षमताएं जो सामान्य दूध की अपेक्षा नियर अबाउट 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है। इस प्रकार किसी भी शिशु के लिए खीस एक अत्यधिक आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मादा जनन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया आपने इस टॉपिक में पढ़ा। ऐसे टॉपिक आपके अलग अलग टॉपिक्स आपके अलग अलग दिन पे आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं, डाउट बनते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक में आप कुछ भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, उसका सही जवाब सही समय पर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए, बने रहिए, इससे भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन लेकर के आए जाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।